नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूपी टेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों यदि आप अदर एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी बूझी जाती है तो दोस्तों आप उसके लिए भी इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। यानी कि दोस्तों हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें वर्ण की, तो वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनि का जो लिखित रूप है ना, जो ध्वनि का लिखित रूप है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों की संख्या क्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या है 52 प्लस 1, यानी कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। यदि मैं बात करूँ 53वां जो वर्ण है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो कौन सा वर्ण है, वो है विशिष्ट वर्ण। विशिष्ट वर्ण जो किस प्रकार लिखा जाता है, जो इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, जिसको हम लिरा कहते हैं, लिरा कहते हैं, ठीक है। बात करें हम वर्ण की, तो वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन। बात करें स्वर, स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या होती है 11। और बात करें व्यंजन, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 41। ये मिलकर कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं। और एक 53वां, यानी कि टोटल कितने हैं। यदि वर्तमान में आपसे पूछेगा कितने वर्ण है तो कितने, 53 बताने हैं आपको। जो स्वर होते हैं, स्वर स्वर को क्या कहते हैं, हम अच भी कह देते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्वर को क्या कहते हैं, वो अच भी कह देते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन को क्या कहते हैं, हम व्यंजन को हम हल भी कह देते हैं, ठीक है। इन पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी वर्तनी ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो जो हमारे रचयिता की जो हमारी सही वर्तनी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो हमारा जो ऑप्शन सी है बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्तनियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा पूजनीय, तो पूजनीय की सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तो पूजनीय की सही वर्तनी हो जाएगी, इस प्रकार हमारा पूजनीय लिखा जाता है। बात करें सन्यासी, तो सन्यासी क्या सही वर्तनी क्या हो जाएगी, वो इस प्रकार लिखा जाता है सन्यासी। जब वो एग्जाम में पूछता है तो आपको क्या अंक की बिंदी नहीं देता उसमें, ठीक है, आपको इसको अंक की बिंदी या इस अनुसार को भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछिए अंजलि, अंजलि की सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तो अंजलि की इस प्रकार हो जाएगी सही वर्तनी, ठीक है। आपसे पूछे कि आशीर्वाद, आशीर्वाद की सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तो आशीर्वाद की सही वर्तनी इस प्रकार लिखा जाता है हमारा आशीर्वाद, ठीक है। कवियत्री, कवियत्री की सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तो कवियत्री की सही वर्तनी इस प्रकार लिखी जाएगी। ये एकदम इंपॉर्टेंट वर्तनी है जो एग्जाम में रिपीट हुई है, ठीक है, आपको उनका ध्यान रखना है अच्छे से। उज्ज्वल की सही वर्तनी इस प्रकार हमारा उज्ज्वल लिखा जाता है। कुमुदनी, कुमुदनी की सही वर्तनी, तो कुमुदनी की जो सही वर्तनी है वो इस प्रकार लिखी जाती है, ठीक है। बात करें द्वारका, बहुत से द्वारिका पढ़ते हैं इसको, लेकिन वो होता है क्या, द्वारका की सही वर्तनी इस प्रकार होती है, ठीक है। बात करें निरपराध, निरपराध, निरपराध की सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तो वो निरपराध की सही वर्तनी इस प्रकार लिखी जाती है। निरपराध की सही वर्तनी, निरपराध, निरपराध की सही वर्तनी इस प्रकार लिखी जाती है, ठीक है। वो निरपराधी देगा एग्जाम में, लेकिन निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, वो निरपराध होता है, ठीक है, इतना ही होता है, निरपराध नए निरपराध होता है, ठीक है। कालिदास, कालिदास की सही वर्तनी बूझेगा आपसे, कालिदास को किस प्रकार लिखा जाता है, वो कालिदास की सही वर्तनी इस प्रकार होती है, ठीक है। वाल्मीकि, वाल्मीकि की सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तो वाल्मीकि की इस प्रकार सही वर्तनी हो जाएगी, आपको इनको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, पूर्ण विराम, यानी कि तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब जो पूर्ण विराम जो चिन्ह होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम खड़ी पाई भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम इसको, खड़ी पाई भी कह देते हैं, ठीक है। जब हम छंद काउंट करते हैं तो हमें इसमें इसकी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, यहाँ से खड़ी पाई के रूप में इसको हम काउंट करते हैं। जो पूर्ण विराम जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, रुकना या क्या होता है, ठहरना होता है, ठीक है, ठहरना। आपसे बोलेगा कि पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो रुकना या ठहरना होता है। बात करें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में कौन सा चिन्ह है, तो ऑप्शन बी में कौन सा, ये है अर्ध विराम, कौन सा है, अर्ध विराम, अर्ध विराम चिन्ह, ठीक है।
अर्धविराम का जो प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका जो है अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय के ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी में कौन सा चिन्ह है, तो ये है योजक चिन्ह। ये क्या है, योजक चिन्ह है। और योजक चिन्ह जो है इसे हम क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कह देते हैं। इसको हम सामासिक चिन्ह भी कह देते हैं। क्यों, क्योंकि सामासिक चिन्ह हमें इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसका प्रयोग क्या होता है, समास में होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बाप बेटा, ठीक है, माता पिता, तो उनके बीच में जो चिन्ह लगाते हैं हम उसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कह देते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कह देते हैं। ऑप्शन डी में कौन सा चिन्ह है, तो ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको तो ज्यादातर सभी जानते होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, आपको पता होगी। ठीक है, बात करें कामता प्रसाद, कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है, तो वो कितनी मानी गई है, 20 मानी गई है। और उनके अनुसार जो है वो विराम चिन्ह को कहाँ से लिया गया है, तो वो किससे कहाँ से लिया गया है, वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ये एग्जाम में कई जगह पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, तो स्वार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा परमार्थ। यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा अथ, अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है जहां बिल्कुल भी बारिश ना हो, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। नहीं, अतिवृष्टि का मतलब होता है कि जहां बहुत अधिक वर्षा हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा अनावृष्टि। क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, यानी कि जहां बिल्कुल भी बारिश ना हो। ठीक है, आपसे पूछ लिया जटिल, जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। क्या हो जाएगा, सरल विलोम शब्द हो जाएगा। आपसे पूछ ले उत्तरायण, उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपको उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन। क्या हो जाएगा, दक्षिणायन, दक्षिणायन, यानी कि आप, क्योंकि उत्तर है तो उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण होता है, पूर्व का पश्चिम होता है, इसलिए हम उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ ले आवर्तक, आवर्तक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक। क्या हो जाएगा, अनावर्तक, अनावर्तक। ठीक है, देखो आपको मेरे वर्ड लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा बिल्कुल एकदम सही बोलूंगा। ठीक है, आपसे पूछ ले अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। क्या हो जाएगा, उपेक्षा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिज्ञ, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम सही जाएगा। अनभिज्ञ माने बोलते हैं कि जिसको बिल्कुल भी जानकारी ना हो, यानी कि मूर्ख व्यक्ति। और भिज्ञ माने बोलते हैं जिसको जानकारी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तरायण का शब्द में उपसर्ग है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उच्चारण, उच्चारण में हमें उपसर्ग बताना है कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो उच्चारण में उपसर्ग क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि किससे मिलकर बना है, उत, उत प्लस चारण, उत प्लस क्या हो जाएगा, ये गलत लिखा है, उत प्लस चारण, तो मिलकर क्या हो जाएगा, उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण, क्योंकि जब तय होता है और तय के पीछे कुछ चय वर्ण हो, तो जो तय है क्या हो जाता है, ये जो तय है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो चय में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं, तो उपसर्ग भी मूल शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उससे क्या क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और ऐसे होते हैं क्या, हमारे वो होते हैं उपसर्ग हो जाएगा। एक होते हैं हमारे प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होते हैं, उस शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसकी क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसू शब्द है। तो हमें बताना है आंसू शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इनमें से कोई नहीं है। आपको अपने चार ऑप्शन में से कोई अपना एक ऑप्शन चुन लेना है। तो आंसू कैसा शब्द है, तो आंसू क्या है, तो वो है तद्भव, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि हिंदी में, हिंदी भाषा में जो है शब्द निर्माण कितनी होती है, 4 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, 4 विधियां होती हैं। कौन कौन सी, एक तो होती है तत्सम, ठीक है, एक तत्सम, एक क्या होता है, एक तद्भव, तत्सम तद्भव, क्या होती है देशज, देशज होती है। एक क्या होती है, एक होती है भैया विदेशज।
विदेशज क्या होती है, एक होती है विदेशज। तत्सम, तत्सम क्या होते हैं भैया, तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में आज भी ऐसे के ऐसे यूज किए जा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। इनकी जो पहचान क्या होती है, तो इनकी जो पहचान होती है वो होती है जैसे, जैसे कहीं आपको, ये क्या होगा, जैसे कहीं आपको क्या दिखाई दे, छह छतरिया दिखाई दे, ठीक है, तेरह त्रिशूल दिखाई दे, ठीक है, जय जियानी दिखाई दे, ठीक है, श्रेया सिरमैक दिखाई दे, ठीक है, री दिखाई दे, री दिखाई दे, ठीक है, अणय दिखाई दे, ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे तत्सम की पहचान होते हैं। तद्भव क्या होते हैं, तद्भव वे होते हैं जैसे जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन हमारे द्वारा रूप परिवर्तित कर दिया गया उनका, उन्हें क्या कहते हैं, हम तद्भव कहते हैं। और तद्भव की क्या 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 पहचान होती है, तो चंद्र बिंदु होती है इसकी पहचान, ठीक है, कहीं भी चंद्र बिंदु, अडय दिखाई दे, अडय और ढय दिखाई दे, ठीक है, ये क्या होती है, तद्भव की पहचान होती है। देशज, देशज क्या हो, देशज वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में हमारी भाषा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, जैसे, जैसे हो जाए लोटा, ठीक है, लोटा हो जावे, चप्पल हो जावे, ठीक है, चप्पल हो जावे, और तुम्हारे का डिब्बा हो जावे, ठीक है। और बात करें विदेशक, तो विदेशक क्या होते हैं, तो विदेशक वो होते हैं जो विदेशी भाषा से आए हैं हमारे देश में, ठीक है। अब विदेशी भाषा से कैसे, अब आपको पता होगा कि हमारे देश में क्या है भैया, पुर्तगाली भी आए हैं, फ्रांसीसी भी आए हैं, अंग्रेज भी आए हैं। तो इनके द्वारा जो हमारे देश में शब्द यूज लिए गए हैं, जो इन्होंने यूज किए हैं, उन्होंने हमारे देश में उन शब्दों को अपनाया गया है, तो वो विदेशक के अंदर आते हैं। जैसे साबुन, साबुन कैसा शब्द है भैया, विदेशज शब्द है। बाल्टी, ठीक है, बाल्टी हो जावे, कमीज हो जावे, ठीक है, कमीज हो जावे, और जैसे इंग्लिश में गन हो जावे, तो ये सब क्या है, ये विदेशी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। इन पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेखांकित पद का कारक सही विकल्प चुनिए, यानी कि कारक बताना है। मैं पहले उस शब्द को रेखांकित कर देता हूँ, इसमें आपको कारक बताना है। तो इसमें बताना है मित्र में, मित्र को, तो इसमें बताना है कौन सा कारक है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो उसने अपने मित्र को पुस्तक दी, इसमें मुझको कारक बताना है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें क्या, कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संप्रदान। अब क्या हो गया संप्रदान, क्यों, क्योंकि इसमें तो तुम क्या होगा कि भैया इसमें तो मित्र को किसकी पहचान होती है, वो कर्म कारक की पहचान होती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहां पर भी कोई चीज किसी को दी जाए और वापिस ना ली जाए, वहां कौन सा कारक होता है, हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे माता जी ने भिखारी को कपड़े दिए, अब को आगा, तो को तक कर्म की पहचान होती है, लेकिन अब माता जी ने किसी को कपड़े दिए भिखारी को, तो भिखारी से वापस थोड़े ना लेंगी वो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। मैं बात करूं कारक, कारक कारक जो है, कारक क्या होते हैं, तो भैया कारक क्या होते हैं, कारक की बात करें तो कारक जो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ते हैं, तो ये संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं, कारक जो होते हैं, ठीक है। कारक संज्ञा सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। कारक, कारक जो है, कारक के कुल कितने भेद हैं, तो कारक के कुल 8 भेद हैं, ठीक है, 8 भेद हैं। और कारक के 8 भेद कौन कौन से हैं, मैं मुंह से बोल देता हूँ आपको, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है। अब इनके बारे में जो मैं आगे वीडियो लाऊंगा, इनके बारे में कुछ डिटेल में क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि मैं इनमें इनके बारे में बताऊंगा, अगली बार जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। बात करें कारक, कारक को क्या दोस्तों, हम कारक को परसर्ग भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, हम कारक को परसर्ग भी कह देते हैं, ठीक है। अब वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बस हमारी तो देखो यही कमाई है, आपकी एक लाइक और आपको एक कमेंट चाहिए हमें, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ हमारे कंटेंट में दम है या नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सारस, सारस क्या हमारा एकदम पुल्लिंग शब्द है। और बाकी सब कैसे हैं, बाकी हमारे सब ये स्त्रीलिंग शब्द है। बात करें लिंग, लिंग, लिंग किस भाषा का शब्द है, तो भैया ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह, क्या होता है, जिसका अर्थ चिन्ह या चिन्ह होता है, ठीक है। बात करें हिंदी भाषा में जो लिंग है, लिंग जो कितने, लिंग के कितने भेद हैं, यानी कि लिंग के कितने भेद हैं, तो वो 2 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक हमारा स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है, एक हमारा स्त्रीलिंग होता है, और एक क्या होता है हमारा पुल्लिंग होता है, क्या होता है, एक हमारा पुल्लिंग होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग उसे कहते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराता है, और पुल्लिंग क्या होता है, जो पुरुष जाति का बोध कराता है, ठीक है।
अब आपको ध्यान रखना है पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग, यदि मैं बात करूं पुल्लिंग की, तो यदि मैं पुल्लिंग की बात करूं, पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी हमारे पर्वतों के नाम हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पर्वतों के नाम हैं, जैसे हिमालय पर्वत हो जावे, ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत हो जावे, ठीक है। जितने भी हमारे क्या है दिनों के नाम है, जितने भी क्या हमारे दिनों के नाम है, जैसे सोमवार, मंगल, बुधवार। जितने भी हमारे ग्रह के नाम है, ग्रह के नाम जैसे पृथ्वी, जैसे हमारे क्या हो जाता है, जैसे बुध, बृहस्पतिवार, आपको पता होगा हमारे 8 ग्रह है ना, ठीक है, जैसे बुध होगा, बृहस्पतिवार होगा, ये सभी क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जैसे आपसे कहते हैं पृथ्वी, तो भैया पृथ्वी को पुल्लिंग मत लगा देना, क्योंकि पुल्लिंग क्या है, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ये क्या है अपवाद में आता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बात करें स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग की यदि हम बात करें, तो जितनी हमारे झीलों के नाम है, क्या है, जितने हमारे जो झीलों के नाम है, जैसे डल झील, बुलर झील, चिल्का झील, जितनी हमारे पुस्तक हैं, जितनी हमारी क्या है पुस्तक है, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, ठीक है, ये सभी क्या है, और ये जितनी हमारी राशि हैं, जितनी हमारी क्या है राशि हैं, जैसे कुंभ, मीन, तुला, सिंह, धनु, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। इन पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो हंसी, हंसी में कौन सी क्रिया है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब बात करें अकर्मक क्रिया कौन सी, आपको पता होगा कि कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक आकर्मक होता है और एक क्या होता है, एक सकर्मक होता है। अकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, सीधा कर्ता पे पड़ता है। क्या पड़ता है, कर्ता पे, इसमें क्या पड़ता है, कर्ता पे क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। जैसे मीरा जोर से हंसी, अब जो हंसने का जो प्रभाव है किस पे पड़ रहा है, वो मीरा पे तो पड़ रहा है, तो इसमें इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। बात करें अकर्मक क्रिया जो होती है, अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया का प्रभाव है किस पे पड़ता है, वो कर्म पे पड़ता है, ठीक है, क्या होता है, कर्म पे पड़ता है, इसमें कर्म पे पड़ता है, इसलिए इसलिए इसे को क्या कहते हैं, सकर्मक, यानी कि से माने सहित और कर्म माने कर्म, यानी कि जो कर्म के साथ क्रिया यूज होगी उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अकर्मक है, हमारी अकर्मक क्रिया दी गई है, तो अकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपसे पूछे रोना, रोना हो जावे, ठीक है, कूदना हो जावे, कूदना हो जावे, ठीक है, चलना हो जावे, चलना हो जावे, ठीक है, सोना, सोना, वो वाला सोना नहीं बाबू सोना, ये हमारा सोना जो हम शाम को रात को सोते हैं, ठीक है, सोना, ये सब क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। सकर्मक क्रिया कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे खाना, ठीक है, गाना, ठीक है, पकाना, पकाना हो जाएगी, सुनना, सुनना, देखना, पढ़ना, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएंगी। इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द, उसके लिए हमें एक शब्द का यूज करना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अकिंचन, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं जो एक शब्द के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे ये तो होगा जिसके पास कुछ ना हो उसे कंचन बोलेंगे, जिसके पास घन ना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे अनिकेत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनिकेत, क्योंकि अनिकेत, अनिकेत बोलेंगे। निकेत का मतलब होता है जिसके पास घर हो, ए माने ना, निकेत माने घर, जिसके पास घर ना हो उसे क्या करेंगे, अनिकेत बोलेंगे, ठीक है। पर्वत के पास की भूमि उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उपत्यका, उपत्यका बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, उपत्यका बोलेंगे, उपत्यका बोलेंगे, ठीक है। आपसे पूछ लिए जो कम खर्च करता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मितव्ययी। क्या बोलेंगे उसे भैया, उसे बोलेंगे मितव्ययी। जो जो कम खर्च करता है उसे बोलेंगे मितव्ययी, और जो अधिक खर्च करता है उसे बोलेंगे अपव्यय। क्या बोलेंगे, बोलेंगे अपव्यय बोलेंगे, अपव्यय बोलेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे कोई गए क्वेश्चन है, इनको अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो जो परंपरा से चली आ रही बात उसे क्या बोलेंगे, जो परंपरा से चली आ रही बात उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे उसे, अनुश्रुति। क्या बोलेंगे, अनुश्रुति बोलेंगे, ठीक है। आपको इन पॉइंटों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
अनेकार्थी शब्द, हमें नाग जो है, नाग में जो है, इसमें हमें एक अर्थ बताना है। तो जो नाग के अनेकार्थी शब्द का हमें वो बताना है, इसमें कौन सा अनेकार्थी शब्द है नाग का। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो नाग का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाथी, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब नाग के अन्य अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो सांप भी होता है, क्योंकि नाग जो होता है इसका अर्थ होता है बड़े के रूप में। तो सांप हो जाएगा, बादल हो जाएगा, ठीक है, पर्वत हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये नाग के अनेकार्थी शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो अलंकेश जो है किसका पर्यायवाची है, तो वो हो जाएगा कुबेर का, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब कुबेर जो होते हैं, कुबेर के अन्य अनेक अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो इनके किन्नरेश भी होते हैं। क्या होते हैं, किन्नरेश, किन्नरेश भी होते हैं। अब जो ये जो बना है ना, वो किन्नर प्लस ईश, ये मिलके बनाया किन्नर प्लस ईश। तो एक किन्नर प्लस ईश से मिलकर बना होता। अब किन्नर तो आपको जानते हुए जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। ईश माने क्या होता है, ईश माने होता है ईश्वर। जो किन्नरों के ईश्वर है ना, उसे भी क्या कहते हैं, हम कुबेर कह देते हैं। ठीक है, आपसे बोले धनेश, धनेश भी किसका होता है, वो कुबेर का होता है, क्योंकि धन माने क्या होता है, धन माने संपत्ति दौलत, और ईश माने क्या होता है, ईश्वर। जो धन के भी ईश्वर है वो कौन है, कब कौन है, वो भी कुबेर है। कुबेर के और क्या होते हैं, तो इनका राजा राज भी होता है, राज भी क्या होता है, इनका ही होता है पर्यायवाची कुबेर का। ठीक है, बात करें हम बादल, बादल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो भैया मेघ होता है इनका, मेघ होता है, नीरद होता है, नीरद, नीर माने क्या होता है, जल होता है, दे माने देने वाला, जो जल को देता है उसे क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। ठीक है, जलद, क्या होते हैं, जलद, तो जलद भी किसका होता है, जल माने पानी, और दया माने देने वाला, जो जल को देता है वो भी क्या है, बादल हो जाएगा। घन, घन भी क्या होता है, वो भी बादल का पर्यायवाची होता है। आपसे बोले चपला, चपला किसका है, तो भैया चपला किसका पर्यायवाची है, वो है विद्युत का, किसका है, विद्युत का। और विद्युत के कौन कौन से और होते हैं, दामनी, भैया दाम दोगे तभी बिजली आएगी, ठीक है, दाम दोगे तभी बिजली आएगी, अन्यथा भैया बिजली वाला क्या है, तार काट जाएगा। दाम होगा, विद्युत, दामनी, चपला, ठीक है, यही आपको इनको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंगार रस का स्थायी भाव है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो सिंगार जो रस है इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रति, रति। कहीं कहीं क्या होता है, इसमें प्रेम भी देता है। सिंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम होता है, क्योंकि सिंगार रस जो होता है इसके 2 भेद होते हैं, एक संयोग सिंगार रस, एक वियोग सिंगार रस। संयोग में क्या होता है, जहाँ जुड़ने का भाव पैदा हो, और वियोग माने होता है जहाँ बिछड़ने का भाव पैदा हो। ठीक है, ये सिंगार रस के 2 भेद होते हैं। मैं बात करूँ जो सिंगार रस है भैया, सिंगार रस जो है इसे क्या कहते हैं हम, इसको हम रसराज, क्या कहते हैं हम इसको, रसराज, या रसपति भी हम इसको क्या कहते हैं, इसको रसपति भी कह देते हैं। ठीक है, रसपति भी हम किसको कहते हैं, किसने कहा है भैया इनको, भोजराज ने, भोजराज ने सिंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा है। रसों की कुल संख्या, जो रस है, गन्ने वाला रस नहीं, कभी गन्ने वाला रस समझ लो, रसों की कुल संख्या कितनी है, 9 है। और जो 9वां रस है वो कौन सा माना गया है, शांत रस माना गया है। ठीक है, शांत रस कौन सा माना गया, शांत रस। अब आपको बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, बात करें भरत मुनि, भरत मुनि, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से रखना है, बिल्कुल कान में गांठ बांध के ध्यान रखना है। जो भरत मुनि है उनके अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो भैया वो 8 मानी गई है। ठीक है, उन्होंने जो शांत रस है ना, इसको रस की संख्या में जो रसों की श्रेणी है उसमें इसको काउंट नहीं किया है। ठीक है, रस, रस के अंग, रस के अवयव, आपसे पूछेगा रस के अवयव, अंग और भाग कितने होते हैं, कितने होते हैं, रस के अंग और भाग कितने होते हैं भैया, तो वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से होते हैं, मैं मुंह से बोल देता हूँ। एक तो हमारा क्या होता है, स्थायी भाव होता है जिनकी संख्या 9 होती है, एक अनुभाव होता है जिनकी संख्या 4 होती है, एक विभाव होता है जिनकी संख्या 2 होती है, एक संचारी भाव होता है जिनकी संख्या 33 होती है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीलकंठ में कौन सा समास है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो नीलकमल में कौन सा समास है, तो हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब भैया कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है, कर्मधारय समास की पहचान होती है
कि जब एक विशेषण हो और एक विशेष्य हो, यानी कि जब विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है तो वहाँ कौन सा होता है, हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे नील, नील मतलब नीला, और कंठ माने क्या होता है, गला। जो नीले कंठ की गले की क्या बताता है, विशेषता बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यदि हमारे ऑप्शन में क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता, मान लो इसमें एक ऑप्शन क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता, क्या होता, बहुव्रीहि। यदि इसमें एक बहुव्रीहि समास होता ऑप्शन इसमें, तो हम तब किसे किसे टिक करते हैं, तो तब हमेशा बहुव्रीहि समास करते हैं। क्योंकि क्योंकि जो नीलकंठ है ना, ये अन्य पद की ओर भी इशारा कर देता है। क्योंकि नीलकंठ हम किसको कहते हैं, शिव जी को कह देते हैं। तो तब, और जब भी कोई पद, जब भी उत्तर पद और पूर्व पद जो जब पूर्व पद और उत्तर पद मुख्य ना होकर किसी अन्य पद की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं, तो हम हमारा कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। बात करें समास, जो समास है इसके कितने भेद होते हैं, तो भैया समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब ये बना कैसा है, आपको पता है, ये सूर्य है, तो सूर्य का क्या ए है, और प्लस उदय का क्या है, ओ, तो मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और ओ जो है वो किसकी पहचान होती है, तो भैया वो कहते हैं गुरु संधि की पहचान होती है, ठीक है, गुरु संधि की पहचान होती है। कैसे, जब भी ए या आ के बाद में क्या हो जाए, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और वी, जब भी ये शब्द आते हैं वो किसकी पहचान होती है, गुण संधि की पहचान होती है। या इसकी एक सीधी सीधी सी ट्रिक ये होती है, जो एक मात्रा वाले जो होते हैं, एक मात्रा किसकी पहचान होती है, वो गुण संधि की पहचान होती है। जैसे कहीं भी आपको ए दिखाई दे, कहीं भी आपको ओ दिखाई दे, कहीं भी आपको क्या दे, अल, अल या जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, अल नजर आए, ये क्या होती है, गुण संधि की पहचान होती है, ठीक है। गुण संधि के और महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से, जैसे आपसे पूछ लिया महाउत्सव, महाउत्सव, तो महाउत्सव जो कैसे मिलकर बनेगा, महाउत्सव जो है वो कैसे बन जाएगा, महोत्सव, महोत्सव हो जाएगा, ठीक है, महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ ले योग इंद्र, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। योग प्लस इंद्र, तो मिलकर क्या हो जाएगा, तो मिलकर क्या बन जाएगा, योग प्लस इंद्र का बन जाएगा योगेंद्र, क्या हो जाएगा, योगेंद्र हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे गुण संधि के उदाहरण है, ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेम सागर किसकी कृति है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो प्रेम सागर किसकी कृति है, तो वो है लल्लू लाल की, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। और लल्लू लाल की कुछ इंपॉर्टेंट कृति और कौन कौन सी है, जैसे माधव विलास, ये भी किसकी है, ये भी किसकी है, ये भी लल्लू लाल की कृति है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। सिंहासन बत्तीसी, क्या, सिंहासन, बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, ये भी किसकी है, ये भी लल्लू लाल की है, ठीक है। सदा सुख लाल की कौन सी कृति है जब एग्जाम में पूछी जाती है, तो भैया कौन सी पूछी जाती है सदा सुख लाल की, तो वो कौन सी पूछी जाती है, वो पूछी जाती है सुख सागर, सुख सागर, सुख सागर किसकी है, सदा सुख लाल की है, ठीक है। बात करें हम सदल मिश्र की, सदल मिश्र की इंपोर्टेंट कृति है, वो गए नासिकेतो पाख्यान, नासिकेतो नासिकेतो पाख्यान, नासिकेतो पाख्यान, ठीक है। या जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्रावली भी कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं, चंद्रावली भी कह देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि नासिकेतो पाख्यान किसकी है, तो वो सदल मिश्र की है। इंशाअल्लाह खान की कौन सी है, तो भैया रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की रानी केतकी की कहानी, ये किसकी है, ये किसकी, इंशाअल्लाह खान की है, जिसको हम अन्य नाम इसका क्या है, वो उदयभान चरित्र है, इसका अन्य नाम उदयभान चरित्र है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो भैया सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है, वो हो जाएगा विरोध करना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यार ये मत कह देना कि ये जो ऑप्शन का जो आंसर है वो ऑप्शन डार्क होगा। भाई देखो, जब हम इसको क्या करते हैं कि जब हम इसको पीडीएफ बनाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक पता नहीं क्या करता है, अपने आप कभी कभी डार्क कर देता है, ठीक है। ये मत समझना कि भैया ने पहले इसको मतलब ऑप्शन करवा के हैं। देखो मैंने ये करे नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको इनसे मतलब नहीं रखना, आपको देखना है कि आपकी समझ में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिर उठाने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विरोध करना हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा त्रिशंकु होना, जो त्रिशंकु होना है
त्रिशंकु, त्रिशंकु ये गलत लिख गया, त्रिशंकु, जो त्रिशंकु होता है इस मुहावरे का, त्रिशंकु होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो होता है दुविधा में पड़ना। क्या होता है, दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना। ठीक है, आपसे पूछे मूंग की दाल खाने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कमजोर। आंख का अंधा और नाम नैनसुख, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा गुणों के विरुद्ध नाम न होना। ठीक है, इनको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, तो होती है कितनी, 16 मात्राएं होती है। अब जो चौपाई है वो कैसा है, बात करें चौपाई जो कैसा छंद है, तो ये चौपाई कैसा छंद है, तो कैसा है, सममात्रिक छंद है। कैसा है, सममात्रिक छंद है। क्योंकि आपको पता होगी जो मात्रिक छंद है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक सममात्रिक, एक असममात्रिक, एक विषम सममात्रिक। तो जो चौपहिया कैसा छंद है, वो सममात्रिक छंद है। जो चौपहिया, इसमें कितने चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। चरण मतलब पंक्ति, पंक्ति, चरण कहते हैं किसको, पंक्ति को कहते हैं। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। और अंत में क्या होता है, अंत में क्या होता है, 2 गुरु वर्ण होते हैं, 2 गुरु वर्ण होते हैं। 2 गुरु वर्ण कैसे, इस प्रकार के, इस प्रकार के लिखे होते हैं। क्योंकि ये क्या होती है, ये खड़ी पाई होती है, ये अकेला को दर्शाती है। तो ये क्या होती है, दुर, ये द्वितीय, ये गुरु वर्ण को दर्शाती है। ठीक है, इस प्रकार जो एस के टाइप में लिखा हुआ होता है। ठीक है, बात करें हम, मैंने क्या बताया आपको, जो चौपाइया कैसा छंद है, वो सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है, सममात्रिक, सममात्रिक छंद है। अब सममात्रिक छंद के और कौन कौन से उदाहरण है, जैसे आपसे बोले अहीर, अहीर कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। तोमर, तोमर भी कैसा है, सममात्रिक छंद है। वीर या आला, वीर या आला, तो ये कैसा, ये भी सममात्रिक छंद है। राधिका, राधिका भी कैसा है, सममात्रिक छंद है। राधिका से याद रखना है गीतिका, तो गीतिका भी सममात्रिक छंद है। तो गीतिका से याद रखना हरि गीतिका, हरि गीतिका, तो ये भी कैसा है, ये भी सममात्रिक छंद है। आपको इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो इसके लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपके जो इनके डिटेल के बारे में क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।